सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आज हम संविधान में एक अगले अध्याय की शुरुआत की कड़ी में हैं, जिसका नाम हमने पूर्व घोषित किया है कि आज के क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखा जाएगा। प्रीवियस क्लासेस को देखा जाए तो हमने संविधान का परिचय, राज्य की परिभाषा, प्रस्तावना, नागरिकता और मूल अधिकार को पढ़ लिया है। हमने संविधान के सिलेबस को भी लिख लिया और उस कड़ी में आपने देखा कि एक पार्ट ऐसा है जिस पार्ट से लगभग 10 में से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं और शेष जो एक बड़ा हिस्सा है उसमें से 10 में से 4 प्रश्न आने की संभावना होती है। लगभग 10 अंकों की इसकी वैल्यू बिहार पीसीएस जैसी परीक्षाओं में होती है। अन्य परीक्षाओं में भी इसका अनुपात यही रहता है। चर्चा की कड़ी में दोहरा लें कि संविधान में जब मौलिक रूप से संविधान गठित हुआ था तो संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां रखी गई थी। उस भाग की कड़ी में जो भाग 1 है उसका संबंध है संघ राज्य क्षेत्र से, आर्टिकल 1 से 4। भाग 2 का संबंध है आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से है। भाग 3 का संबंध अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है और मूल अधिकारों से है। और भाग 4 में हम आज आ चुके हैं। हर भाग अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है और भाग 4 36 से 51 तक है, जिसमें 3 प्रकार के तत्व हैं। गांधीवादी, याद रखते हुए चलेंगे, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। आज के क्लास को शुरू करने से पहले आप हेडिंग बना देंगे। चैप्टर का नाम लिखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। शॉर्ट में इसको हम डीपीएसपी कहते हैं। तो अब जब भी मैं डीपीएसपी की चर्चा करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा हूं। चैप्टर का नाम लिख लीजिए। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हम संघ राज्य क्षेत्र को पढ़ रहे थे तो उस कड़ी में आपने देखा कि किस प्रकार संसद के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं राज्यों के संदर्भ में। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? राज्यों का निर्माण कर सकता है, गठन कर सकता है, नामकरण कर सकता है, सीमा में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। राज्य के संबंध में जो सर्वस्व शक्ति है वह पार्लियामेंट के पास है। यहां तक कि आर्टिकल 4 के माध्यम से आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन भी कर सकता है। अगले खंड में आपने नागरिकता को देखा कि राज्य के बाद क्या है, पॉपुलेशन को नागरिकता देनी पड़ेगी। नागरिकता में आपने देखा कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है, कौन ग्रहण कर सकता है और किस किस स्थिति में नागरिकता गंवा सकता है व्यक्ति या छोड़ सकता है। इन प्रावधानों को आपने देखा, यानी आपने राज्य भी बना लिया और नागरिक भी बना लिया। कोई बताएंगे कि किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा है? कौन बता सकते हैं? वेरी गुड, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य के 4 तत्वों का अध्ययन हम पूर्व में ही कर चुके हैं, जिसमें जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और क्या आ सकता है, एक भूमि। ये राज्य के 4 तत्व हैं। जनसंख्या को नागरिकता से जोड़कर आपने देख लिया, राज्य को भी आपने संघ राज्य क्षेत्र में देख लिया। उन सभी राज्यों का इतिहास भी देखा कि भाषा के आधार पर शुरुआत हुई और बाद में कैसे संस्कृति और अन्य आधारों पर राज्य को अलग किया गया। हर आयोग को हमने पढ़ा, राज्य पुनर्गठन आयोग को हमने देखा। के एम पानीकर, हृदयनाथ कुंजरू को याद रखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन बताएंगे जल्दी? पढ़ते ही नहीं है ठीक से। फजल अली लिखवाए थे। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था और इसके मेंबर थे के एम पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू। याद रहेगा कि नहीं? कॉपी थोड़ा सा देखा कीजिए। तैयारी का एक लेवल होना चाहिए, ऐसा लेवल जिसमें सामान्य बातें जिह्वाग्र पर हों। कुशाग्रता के साथ उस पर पकड़ बनाए रखिए। फ्लो एंड फायर स्टडी वाली बात होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आप लोग बताएंगे पंजाब और हरियाणा कब अलग हुए थे या कब बने थे, कितने ईस्वी में? वेरी गुड, 1966। वेरी गुड। और कोई जवाब देंगे किस संविधान संशोधन में सिक्किम को सबसे पहले सह राज्य बनाया गया और किस संविधान संशोधन में राज्य बनाया गया?
35 और 36, ज्योति जी का जवाब सही है, परफेक्ट आंसर है। 1975 को नहीं भूलेंगे। कोई बताएंगे किस व्यक्ति के आमरण अनशन के बाद आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग किया गया? वेरी गुड, पोटिश्री रामालू के आमरण अनशन पर किया गया। इसको भी ध्यान में रखेंगे। झारखंड कितने तारीख को अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तथ्य पर पकड़ बनाए रखिए। तो आपने राज्य भी देख लिया, आपने नागरिकता भी देख ली, आपने नागरिक को दी जाने वाले जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी आपने देख लिया। कोई ऐसा अभ्यर्थी जो 14 से लेकर 32 तक पूरा सुना सकता है आज? मैंने कहा था याद करके आना है। राघव जी सुनाइए, मैं अलग अलग पूछ ही लेता हूं थोड़ा सा। आप बताएंगे राघव कुमार जी, आर्टिकल 32 में जो 5 रिट हैं वो कौन से हैं? और भी हाथ खड़े हैं मेरे सामने। ठीक है, 5 रिट कौन से हैं? नाम बताना है केवल। बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। ठीक है, फोटो जी बताएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? क्या है? वेरी गुड, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करना। ज्योति कुमारी जी आप बताएंगे किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्राप्त है? वेरी गुड, आर्टिकल 20। और आर्टिकल 21 में क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। और किस व्यक्ति ने भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार से मूल अधिकारों की मांग की थी? पटेल। लिखवा दिए थे, याद है कि भूल गए? 1931 में जवाहरलाल नेहरू का ड्राफ्ट था, पटेल ने डिमांड। कॉपी थोड़ा देख लीजिएगा, सारी बातें हैं उसमें। और जो कंटेंट मैंने भेजा था उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, जो बातें मैंने कही थी वीडियो में देख लीजिए, उसको ऐड कर लेंगे। इसमें आते हैं आज, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इतने में से ही क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। आज के बाद मुझे लगता है एक और चैप्टर पढ़ाएंगे, मूल कर्तव्य, यानी मैं गिना देता हूं, संघ राज्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इतना पढ़ लीजिएगा। 6 क्वेश्चन तो 10 में से हर परीक्षा में यहीं से आते हैं। 4 क्वेश्चन के लिए बाकी पूरा संविधान पढ़ना पड़ता है। यह है रणनीति। तो इस पोर्शन पर आपको बहुत कुशाग्रता के साथ ध्यान देना है। मूल बातों में आइए, टीपीएसपी को समझते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को समझते हैं। ठीक है, ये क्या है? जैसे हमने बुद्ध के बारे में पढ़ा, महावीर के बारे में पढ़ा, इनका क्या रोल था? इनका रोल था समाज को नीति की शिक्षा देना, गाइडलाइन देना, मार्गदर्शन करना। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके बारे में क्लियर लिखा है कि न्यायालय इसको लागू नहीं करा सकता फोर्सफुली। जैसे मूल अधिकार को न्यायालय फोर्सफुली लागू करा सकता है आर्टिकल 32 और 226 में, लेकिन डीपीएसपी को कोर्ट लागू नहीं करा सकता। ये केवल एक पथ प्रदर्शक है जो रास्ता दिखाता है सरकार को, विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, इस संविधान की मूल आत्मा कैसी है। मिनर्वा मिल्स के मामले में यह स्पष्ट हो गया कि जो संविधान की मूल आत्मा है वह मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच का रास्ता है। इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं, ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो सरकार को फॉलो करना चाहिए, शुड लगा हुआ है। मस्ट नहीं कि अवश्य करे ही करे, करना चाहिए। और इसको लेकर सदैव ही कार्यपालिका और न्यायपालिका में मतभेद रहता है, कई बार कई बिंदुओं पर ऐसा देखने को मिलता है। हम इसको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले आपको यह याद रखना है, यह संविधान के भाग 4 में है। पहले भी हमने लिखा हुआ है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। इसको ध्यान में रखना है सबसे पहले। और यह लिया गया है आयरलैंड से। अभी आपसे पूछा ही जाता है किस देश से भारत ने लिया है, तो यह लिया गया है आयरलैंड से, और आयरलैंड ने इसको लिया था स्पेन से। दोनों को याद रखना है कि भारत ने आयरलैंड से उठाया, काफी बेहतर लगा होगा उस समय, और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। यह मुख्य बातों का हिस्सा है। अब इसके बारे में कुछ और चीजें समझ लेते हैं, यह क्यों दिया जाता है। यह व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए दिया जाता है, व्यक्ति के सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है,
और कभी किसी साक्षात्कार को देने का आप लोगों को मौका मिलता ही रहता है। तैयारी अच्छी करेंगे तो वह दिन भी आ जाता है जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं। उसमें पूछा जाता है कि पूरे संविधान में कहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दिखाई पड़ती है। तो लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई पड़ती है। अभी हम सभी आर्टिकल्स को देखेंगे, आज समाप्त ही कर देंगे इसको, थोड़ा समय देंगे तो। इसमें 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो केवल और केवल व्यक्ति के समानता की बात, समाजवाद की बात, उदारता की बात करता है। जो समाज के हाशिए पर खड़ा कोई व्यक्ति है तो उसे वंचित तबका है, उस तबके को भी अधिकार दिलाने की बात करता है। इसमें आपको दोबारा से आर्टिकल 21 का दर्शन होगा। 21 में क्या है, कौन बताएंगे? वेरी गुड। 21 में शिक्षा है। आपको वही 21 का सेम टू सेम आर्टिकल 45 में देखने को मिल जाएगा, सेम वही चीज। और आपको लगेगा एक तरफ मूल अधिकार में जो बातें थी वो बातें कहीं ना कहीं डीपीएसपी में सेम टू सेम रिफ्लेक्ट कर रही है। इसमें आपको आर्टिकल 44 की चर्चा मैंने बार बार की है पहले भी, क्या है उसमें? वेरी गुड, यूसीसी है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता है। सबसे पहले किन दो राज्यों में लागू हुआ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने हाल ही में पिछले साल लागू किया है, धामी सरकार ने। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है, बीजेपी से हैं, और अभी हाल ही में लागू हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। थोड़ा लिखते भी हैं, लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, हेडिंग बना दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हेडिंग। इसमें लिखिए यह राज्य का नैतिक कर्तव्य है। यह राज्य का नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य है। समझ रहे हैं मतलब? इसका मतलब यह नहीं कि कोर्ट आके राज्य को दबाव देगा कि आप इसको लागू कीजिए ही कीजिए। राज्य के अपने विचार होने चाहिए ऐसे कि हमारा संविधान चूंकि इस आदर्श को महत्ता देता है तो हम इसको फॉलो करें। बिहार में नीतीश कुमार के भाषणों को कभी सुनिएगा, जब वो स्पीच देते थे पहले। अब तो खैर नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, ठीक है, अब स्थिति खराब है, आजकल स्पीच देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे कारनामे कर देते हैं कि चर्चा में आ जाते हैं, उम्र का प्रभाव है। लेकिन पहले जब स्पीच दिया करते थे, जब उनकी युवावस्था रही होगी, गांधीवादी तत्व, आर्टिकल 39 क 40, इस सब पर काफी जोर था एक समय में। तो इससे पता चलता है कि जो सरकार ठीक काम करती है उसको डीपीएसपी के रास्ते से गुजरना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आपने लिखा कि नैतिक कर्तव्य है। एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए, उद्देश्य। उद्देश्य, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तीसरा पॉइंट, डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, 51 के बीच है। अब भाग तो क्लियर हो गया होगा, भाग एक अध्याय होता है संविधान में। मूल संविधान में 22 चैप्टर थे, अब 25 हैं। एक चैप्टर डिलीट भी हो गया है जिसको हमने लिखवा दिया था। एक लाइन ऐड करी उसमें, देखिए आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। ठीक है, एक शब्द आता है संविधान में, वेलफेयर स्टेट, तो हिंदी में कहते हैं कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य। कभी आपसे परीक्षा में पूछ दे कि संविधान का वह कौन सा हिस्सा है जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ऑप्शन में दे देगा मूल अधिकार, ऑप्शन में दे देगा आपको सुप्रीम कोर्ट के संबंधित उपबंध,
ऑप्शन में दे देगा अनुच्छेद 32 और एक ऑप्शन रहेगा डीपीएसपी, तो डीपीएसपी उसका उत्तर हो जाएगा। डीपीएसपी सीधे तौर पर एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। और यह प्रभावित कहां से है? तो यह प्रभावित है जब ब्रिटिश शासन चल रहा था। उस समय ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो गवर्नर्स को निर्देश दिए जाते थे बाद के शासन में, आजादी के आसपास 1935 के एक्ट से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसमें कहा गया था एक नैतिक तरीके से राज्य को कैसे चलाना है वो आपको पता होना चाहिए। तो सभी गवर्नर्स को इसकी ट्रेनिंग मिलती थी। और ये हूबहू तो नहीं, काफी बदलाव है इसमें, लेकिन इससे जुड़े हुए आदर्श उस समय में भी प्रस्तुत किए जाते थे। ठीक है, लेकिन हमने जो कॉपी किया वो आयरलैंड से कॉपी किया है, क्योंकि आयरलैंड का टीपीएसपी सबसे बढ़िया लगा हमें, और आयरलैंड ने स्पेन से उठाया। तो ध्यान रखिएगा। मुख्य बातों में आ जाए, इस लाइन को ऐड कर लीजिए, उसमें लिख दीजिए डीपीएसपी को, डीपीएसपी 1 लिखिएगा। डीपीएसपी 1 राज्य को दिया जाने वाला सकारात्मक संदेश है। राज्य को दिया जाने वाला सकारात्मक संदेश है, जिसके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य ब्रैकेट में वेलफेयर स्टेट की स्थापना की जाती है। जिसके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखिए। पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं, कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है? किसका कल्याण करना है? इसका दोबारा थोड़ा माइक पास ले लेंगे तो अच्छी आवाज आएगी। किस जनता का? जनता के कई स्तर हैं। किस जनता का? वंचित वर्ग का। वंचित वर्ग, मान लीजिए जिसके पास पहले से जिसकी स्थिति बहुत अच्छी है वो तो अच्छा है ही, लेकिन जो वंचित वर्ग है उसका कल्याण करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, लिख दीजिए इसमें नोट में। कल्याणकारी शब्द का अर्थ है वंचित वर्गों का कल्याण करना। वंचित वर्गों का कल्याण करना। एक और नोट लिखिए, नेक्स्ट नोट। पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के पास एक बड़ी चुनौती थी। मन में ये जरूर चल रहा था कि मूल अधिकार तो लागू कर रहे हैं, मूल अधिकार से क्या हो सकेगा? कुछ सीमित अधिकार जो जीवन जीने के लिए नितांत आवश्यक हैं, वैसे अधिकार नागरिकों को मिल जाएंगे। नहीं मिलेगा तो नागरिक कोर्ट चला जाएगा। लेकिन सरकार जो अपना विकास का प्रोग्राम बनाएगी राज्य के लिए, वह कार्यक्रम कैसा होगा, किस बेसिस पर होगा? तो उसी समय में बीएन राव के बहुत कहने पर नीति निर्देशक तत्वों को ऐड किया गया, और उसमें एक लाइन लिखा गया कि जब जब राज्य सक्षम होता हुआ चला जाएगा, ज्यों ज्यों राज्य कैपेबल होगा, त्यों त्यों इसको लागू करेगा। मतलब ये नहीं कहा गया कि 1950 में ही लागू कर देना है, ये नहीं कहा गया। कहा गया कि आप पर लागू करने को लेकर कोई फोर्स नहीं बनाएगा, लेकिन जिस जिस राज्य की स्थिति जितनी आगे होती जाएगी वो इसको ज्यादा से ज्यादा लागू करता जाएगा। परिणाम ये हुआ, कुछ राज्यों में यूसीसी लागू हो गया, जैसे गोवा और उत्तराखंड सक्षम राज्य हैं। कुछ राज्य और बाकी जो 26 राज्य हैं उसमें आज तक न लगा। कहीं कहीं पर देखिएगा आर्टिकल 39 क में काफी काम हुआ, 45 पर काफी काम हुआ, कहीं कहीं पर कुछ काम नहीं हुआ, जस के तस पड़ा हुआ है। तो राज्य के आत्मा को यह स्पर्श करने वाली धाराएं हैं, और राज्य को अपने आत्मा से गवाही लेना चाहिए इसमें कि हम
उतर चुके हैं उस लेवल पर, यानी हम उस पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं डीपीएसपी पर। यह राज्य का एक पैरामीटर है, जिस पैरामीटर में राज्य स्वयं की जांच कर सकता है। जैसे किसी राज्य को यह जानना हो कि हम कितने विकसित हुए हैं, तो वो ये देख ले कि 36 से 51 के बीच जो उपबंध है उसमें हमने कितना पहल किया है और कितनी कमी रह गई है। यह एक मानदंड है राज्यों के लिए। मैं आगे चलूंगा, इसमें एक पॉइंट ऐड कीजिए नोट में। देखिए, बीएन राव ब्रैकेट में संवैधानिक सलाहकार, बीएन राव के सलाह पर, बीएन राव के सलाह पर कुछ मौलिक अधिकारों को, बीएन राव के सलाह पर कुछ मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी में शामिल करने का विचार किया गया था। कुछ मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी में शामिल करने का विचार किया गया था, विचार किया गया था क्योंकि क्योंकि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, उस समय के परिस्थितियों के अनुसार कुछ मौलिक अधिकार देना संभव नहीं था, कुछ मौलिक अधिकार देना संभव नहीं था, देना संभव नहीं था। अतः अतः यह कहा गया कि जब सरकारें सक्षम हो जाएंगी, जब सरकारें सक्षम हो जाएंगी, सक्षम हो जाएंगी, तो धीरे धीरे डीपीएसपी को धीरे धीरे डीपीएसपी को पूर्णतः लागू करने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, डीपीएसपी राज्य के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है। पथ प्रदर्शक, डीपीएसपी राज्य के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है। ठीक है, अब आप क्लियर समझ रहे होंगे कि कुछ बातें डीपीएसपी में क्यों रख दी गई। डीपीएसपी में इसलिए रख दिया गया, उसमें न्यायालय द्वारा लागू करवाने का प्रावधान नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट धमकी देगी सरकार को अभी के अभी लागू कीजिए, ऐसा नहीं कर सकती है। जब जब सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन गुड होती जाएगी, रिच होती जाएगी, त्यों त्यों सरकार अपने अपने राज्यों में क्या करेगी, उसको लागू करवाती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, डीपीएसपी पर गांधीवाद, डीपीएसपी पर गांधीवाद, समाजवाद और उदारवाद का प्रभाव है। समाजवाद और उदारवाद का प्रभाव है। डीपीएसपी पर गांधीवाद, समाजवाद और उदारवाद का प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट, डीपीएसपी के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। डीपीएसपी के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। एक दो बातें और लिख दीजिए। इसको कौन लागू कर सकता है? इसको लागू कर सकता है राज्य सरकार। इसको कौन लागू नहीं करवा सकता है? न्यायालय। ये लागू नहीं करवा सकता, न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है इसमें। न्यायालय केवल एक काम कर सकता है, जब भी मूल अधिकार या किसी ऐसे बिंदु पर केस होंगे
जैसे मिनर्वा मिल्स का मामला यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, आपने लिखा भी हुआ है। तो ऐसे केसेस में यदि कोई फैसला देना होगा तो न्यायालय केवल यह देख सकती है कि अमुक केस में कही गई बात, जिस मुद्दे पर कही गई है, वो मूल अधिकार और राज्य के डीपीएसपी को तो हिट नहीं कर रहे हैं। यदि कोई सिद्धांत डीपीएसपी को हिट कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स को हिट कर रहा है तो कोर्ट उसको काट देगी, उसको लागू नहीं होने देगी। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है डीपीएसपी में, डीपीएसपी को लागू करवाने का पावर कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है, ये सलाह है राज्यों के लिए, आप खुद से लागू कीजिए अपनी सक्षमता को देखते हुए। जैसे गांव में क्या होता है, देखेंगे कि खास करके बिहार जैसे राज्यों में भोज का बड़ा प्रचलन है। उसमें क्या नियम होता है? नियम ये होता है यथाशक्ति आप जितनी आपके पास है ना क्षमता है उतना आप कर सकते हैं। वैसे होता नहीं है ऐसा, समाज के लोग आकर सब कुछ बेच कर लोगों से बहुत कुछ करवा देते हैं उसमें, लेकिन नियम यही है कि नहीं है? किसी के यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ब्रह्मभोज की शुरुआत होती है। व्यक्ति इस स्थिति में नहीं होता है कि वह 10 व्यक्तियों को भी भोजन करवा सकता है, लेकिन आसपास के लोग इतना फोर्स बनाते हैं कि फिर कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ करके वो व्यक्ति बहुत कुछ कर जाता है और 5 7 10 साल पीछे हो जाता है। ठीक है, कई ऐसे राज्य हैं जहां सरकार ने इसको बैन कर दिया है ऑफिशियली, जैसे राजस्थान। राजस्थान में ब्रह्मभोज नहीं कर सकते सरकारी कर्मचारी, करते हुए पाए गए तो दंड मिलता है। तो ध्यान रखना है, सरकार तो हर प्रयास करेगी जिससे देश को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, सरकार का यह मुख्य कदम रहेगा। तो इसी तरह से सरकारों पर भी डीपीएसपी का यही प्रभाव है कि जितनी क्षमता है उतना लागू कर लीजिए। एक दो पॉइंट और लिख दीजिए, अगला पॉइंट लिख देंगे। ये तो आपने लिख दिया। देखिए, न्यायालय द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं है, री इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, बेसिक बातें आप समझ गए हैं इसमें। आगे चलते हैं, हेडिंग बना के लिखिए, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या। व्याख्या व्याख्या में सबसे पहले देख लेते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे बांटें इसको? 3 पार्ट्स हैं, आप सभी को ज्ञात है। एक पार्ट में लिख दीजिए गांधीवादी उपबंध। दूसरे में लिख दीजिए समाजवादी उपबंध। और तीसरे में लिख दीजिए उदारवादी। इसको रट जाना है क्योंकि यह सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। 3 प्रकार के उपबंध हैं इसमें। ठीक है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। तो गांधीवादी में क्या सब आ सकता है? आर्टिकल 14, 40, 43, 43 ख, 46, 47 और 48। ये किस में आ गया? गांधीवादी में। अभी इसलिए अच्छे से देख लीजिए कि जब इस उपबंधों की व्याख्या करेंगे तो वहां यह आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अगला कौन सा है? अगला है समाजवादी। इसमें लिखिए 38,
38, 39, 39 क, 41, 42, 43 और 47। अभी आपको रटना पड़ेगा, लेकिन जब इस उपबंध में क्या है वो याद हो जाएगा तो रटना नहीं पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, तब सेंस से पकड़ लेंगे कि कौन सा है। गांधी जी का स्वप्न वाला होगा तो गांधीवादी है, गरीबी अमीरी को बराबर करता है तो समाजवादी है, यदि राज्य जनता को फैसिलिटी पर फैसिलिटी दिए जा रहा है तो उदारवादी है। जैसे 45 क्या है, उदारवादी है, उसको आगे देखेंगे। गांधीवादी वाले में एक बार दोबारा कहा जाए, गांधीवादी वाले में यहां तक दिख रहा है क्या, देखिए तो एक बार। नहीं, मैं कह देता हूं, सुन के लिख लीजिए। 40, 43, 40, 43, 43 ख, तीन हुए, 46, 47, 48। ठीक है, मैं इसको कैसे याद रखता हूं, सेंस से। ठीक है, वैसे बहुत कुछ तो याद ही रहता है हर समय, लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाता है कभी, तो मैं ऐसे याद रखता हूं कि आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत है। पंचायती राज के गांधी जी कट्टर समर्थक थे तो गांधीवादी हो गया। 45 में क्या है, निःशुल्क शिक्षा है, जो 21 में है। तो राज्य क्या कर रहा है, एक कदम आगे बढ़कर फ्री में शिक्षा देने को तैयार है, उदारवाद है। एकदम राज्य उदारता दिखा रहा है, मतलब झोला खोलकर पैसा बांट रहा है। तो यहां पर क्या है, उदारवादी हो जाएगा। अब 39 का क्या है, 39 क में क्या है, निःशुल्क विधि सहायता, कानूनी सहायता। तो उसमें क्या है, समाजवादी है, गरीब आदमी को बराबरी में लाना चाहता है, अमीरों की, अमीरों, हाँ, वही है, न्याय है, न्याय से जुड़े हुए उपबंध ही हैं दोनों। तो जो न्याय वाला है उसमें क्या है, सरकार एक स्टेप आगे चलकर बराबरी दे रही है। जैसे इसमें और एक आध आप देख सकते हैं फिलहाल, जैसे 43 गांधीवाद से जुड़ा हुआ है, अति महत्वपूर्ण है। इसको आगे देखेंगे, हम विस्तार से देखेंगे। ये दोनों हो गया है। तीसरा है उदारवादी उपबंध। उदारवादी में लिख दीजिए आर्टिकल 44, 45, 48, 44, 45, 48, 44, 45, 48, 48 क, 48 क, कॉमा, 49, 50, 51। 49, 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग, और अंतर्राष्ट्रीय शांति। इस समय राज्य एकदम उदार है। राज्य मतलब कौन, भारत, ना कि बिहार। भारत उदार है। अब 48 में क्या है, 49 में क्या है, 49 में है कि जो राष्ट्रीय स्मारक है उसको राज्य संरक्षण देगा, राज्य मतलब भारत सरकार। 50 में क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। और 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के लिए सरकार प्रयास करेगी। पंचशील समझौता, दक्षेस तार्क जिसको कहते हैं, ठीक है, बाडुंग है एक समझौता। तो ये सब क्या है, इंटरनेशनल लेवल के समझौते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। पंचशील और बांगडुंग भारत और चीन के बीच है। ठीक है, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। इस सबको एकदम जिह्वाग्र पर याद रखेंगे। आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो आपसे कभी पूछा जाए कि 36 से 51 के बीच जो डीपीएसपी है वो कितने भागों में विभाजित है, तो 3 पार्ट्स में, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। अब हेडिंग बनाकर लिखिए आर्टिकल 36 से 51 की व्याख्या। 36 से 51 की व्याख्या। व्याख्या। अब सबसे पहले 36 को ही देखते हैं। 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किसके तरह, जैसे आपने पढ़ा था भाग 3 में आर्टिकल 12 की तरह।
12 की भांति। ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम है। जैसे आर्टिकल 12 में राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं, हूबहू वही है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 4 तत्व। भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। स्टेट के जो 4 तत्व हैं वो सेम टू सेम कॉपीड है। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 सबको याद हो गया। आर्टिकल 12 बराबर आर्टिकल 36 है, इसको याद रखिए। देखिए 37, 37 तीर का चिन्ह, 37। देखिए इसमें इसमें राज्य के राज्य के शासन राज्य के शासन के संबंध में कहा गया है कि कि भले ही भले ही डीपीएसपी डीपीएसपी को न्यायालय लागू नहीं करवा सकता। भले ही डीपीएसपी को न्यायालय लागू नहीं करवा सकता, परंतु परंतु राज्यों का नैतिक कर्तव्य होगा कि वे इसे लागू करें। राज्यों का नैतिक कर्तव्य होगा कि वे इसको लागू करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, मतलब ये स्पष्ट किया गया है कि भले कोर्ट आपको फोर्स नहीं करेगा, लेकिन राज्य सरकार का मोरल ड्यूटी है कि वह इन तत्वों को लागू करे। अब लिखिए आर्टिकल कितना होगा, 38, 38। देखिए सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय 38(1), 38(1), सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय 38(2), 38(2), इसमें लिखिए आय, आय माने इनकम, आय कौमा प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास। अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास। 39, 39, स्त्री और पुरुष को स्त्री और पुरुष को समान अवसर, समान अवसर, कौमा आजीविका के साधन का अधिकार, आजीविका के साधन का अधिकार, कौमा भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व का उचित वितरण, भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व का उचित वितरण, वितरण की चर्चा, चर्चा। ठीक है, 39(a),
39 वाले को 5 टिक लगा के रखिए, पूछेगा। 39A, निःशुल्क विधि सहायता। कहां से छूटा है, थोड़ा माइक पास लेकर बताइए। भौतिक संसाधनों पर, ठीक है, समुचित स्वामित्व की व्यवस्था, ये लिख दीजिए। मतलब ये हुआ कि जो भूमि है, जल है, आवास है, संपत्ति है, ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग के पास बहुत बड़े मात्रा में आ जाए और दूसरे वर्ग के पास जमीन ही ना हो, वो रैन बसेरे में सोता हो। इसका सही वितरण यह राज्य का दायित्व है। 39 का, निःशुल्क विधि सहायता। इसका क्या मतलब है कि जो वंचित वर्ग हैं उनको क्या है, यदि लीगल सहायता चाहिए तो उसको दी जाएगी राज्य की ओर से। 39 क या ए एक ही बात है। 39 बी लिखिए, बी अथवा ख। ख, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। नोट लिख दीजिए इसके बाद। देखिए नोट में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, किसके समय हुआ था यह संशोधन? श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुआ था। 78 वाला मोरारजी के समय हुआ था, नहीं भूलना है, ठीक है। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 39 क, 43, 43 और 48 को, 43 और 48 को अंतः स्थापित किया गया। अंतः स्थापित किया गया। अंतः स्थापित किया गया। ठीक है। 39 वाले में ही एक लाइन ऐड कर सकते हैं, जगह हो तो लिख दीजिए इसमें। देखिए बच्चों की स्वतंत्रता, बच्चों की स्वतंत्रता, गरिमा, गरिमा और विकास का अवसर प्रदान करते हुए, विकास का अवसर प्रदान करते हुए शोषण से बचाने की बात आर्टिकल 39 में वर्णित है। आर्टिकल 39 में वर्णित है। ठीक है। अब आप लोग बताइए 39 किस में आ रहा है? इधर देखिए एक बार, इसमें कहीं 39 दिख रहा है कि नहीं? किस में है? समाजवादी में है। तो अब देख लीजिए समाजवाद का क्या मतलब है, गरीबी अमीरी के बीच के अंतर को कम करना। अब इसमें देख लीजिए निःशुल्क विधि सहायता आ गई, कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी कानूनी सहायता मिल सकती है, कोर्ट में केस में मिल सकती है, वकील मिल सकता है। महिला और पुरुष के बीच जो वेतन का अंतर है, डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बराबर करने की बात कही जा रही है। तो आप पकड़ सकते हैं कि कौन किस में जा सकता है, सेंस से पकड़ सकते हैं। ठीक है। आज भी देखिएगा जो प्राइवेट संस्थान है, सरकारी संस्थान में तो गैर बराबरी नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करता हूं, क्या होता है कि एक तो वहां जो सैलरी दिखाई जाती है वह 7th सीपीसी के हिसाब से दिखाया जाता है। वर्तमान में जब भी कोई रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल टीचर्स की भर्ती करता है तो वही सैलरी दिखाता है जो एक केंद्र सरकार के स्कूल के टीचर की सैलरी होती है, वो दिखाना पड़ता है। लेकिन करता क्या है, जैसे मान लीजिए एक शिक्षक की सैलरी 90,000 रुपये महीने होती, ईमानदारी से, कायदे से, वो बिल 90,000 का ही बनाता है, सब कुछ 90,000 का ही लगाता है। लेकिन फिर क्या होता है, कहता है कि सर देखिए इस 90,000 में से 25,000 आपका है और शेष जो 65,000 है वो विद्यालय का है। उसके अकाउंट में 90,000 दे देता है और फिर
अगले दिन वो शिक्षक आकर 65,000 कैश में वापस कर देता है। और इस प्रकार से सरकार के डीपीएसपी को चूना लगाया जाता है। आज की ये स्थिति है भारत की, ऐसे प्राइवेट स्कूलों की जो गांव देहात में चलते हैं। महिलाओं के संदर्भ में मामला और भी संगीन है। वहां क्या होता है, वहां 65 नहीं 75,000 वापस मांग लेते हैं। अच्छे स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो स्कूल ऐसे चलते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं पर, ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन जो थोड़े से रेप्यूटेड स्कूल माने जाते हैं अपने क्षेत्र में, वो ऐसा करते हैं, क्योंकि देना वही सैलरी पड़ेगा उनको अकाउंट में जो सरकार का मानक है, वरना उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। तो वो तो करवाना नहीं चाहेंगे रद्द, स्कूल बंद हो जाएगा। तो उसी मानक से पैसा देकर, और बीएड प्राइवेट बीएड कॉलेज में भी यही होता है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, कैसा मिलता है उनको? उनको मिलता है, जो ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो 1,25,000 रुपए, और अकाउंट में आते हैं 25,000 रुपए। 1 लाख वापस करना पड़ता है। वो आप सोच रहे होंगे कि भाई वापस ना करें तो अगले महीने जॉब से निकाल देंगे। सिंपल है। ठीक है। आप लोगों को यह मालूम है कि नहीं है? पता था कि नहीं पता था? नहीं मालूम था। बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है हमारे देश में। सरकारी संस्थान में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन प्राइवेट संस्थान में यदि आपको देखना हो, एक तो पुरुष कर्मचारियों के साथ अन्याय हो ही रहा है, इनजस्टिस हो ही रहा है। महिला कर्मचारी के साथ और इनजस्टिस है, और कम सैलरी मिलती है। सिद्धांत यह देते हैं कि महिलाओं को आवश्यकता क्या है, घर ही तो चलाना है अकेले, उसका जो हस्बैंड होगा वो कमा कर ला सकता है, यह सिद्धांत के तहत कम पैसा मिलता है। तो आज आप देखेंगे एक चीज, कि मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे कोई भी निजी कंपनी हो, वहां महिलाओं को सबसे अधिक नौकरी मिलती है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि सरकारी मानक पर तो सो कर देते हैं पैसा, बदले में शेष पैसा वापस ले लेते हैं। पुरुषों से कम वेतन पर महिलाओं को रख सकते हैं, और महिलाएं कुछ बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि महिलाएं भी खुश हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं नौकरी मिल नहीं रही है, जो हस्बैंड होगा वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अर्न करके ला ही रहा होगा, तो जो मिल जाता है उसमें घर चला लेते हैं। और यह बात सरकार की दृष्टि में है। सरकार इस चीज से निपटने के लिए एड़ी चोटी के स्तर पर प्रयास कर रही है। फिलहाल कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है कि करें क्या। इसमें सरकार को सजेशन चाहिए दुनिया भर से, कोई सजेशन भी नहीं दे पा रहा है। वर्ल्ड के किसी और कंट्री के मॉडल को फॉलो करने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन चूंकि इसका तोड़ कोई निकाल नहीं पाया। जनता सरकार से सदैव 10 कदम आगे चलती है। ठीक है। सरकार डाल डाल तो जनता पात पात वाली बात है, बहुत आगे है। इस प्रकार संस्थाएं चलती है, आगे चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि कोई मुकदमा करता है, फिर उस संस्था को बंद करवा के छोड़ेगा डीपीएसपी में। फिर वो संस्था भले ही उस व्यक्ति का सैलरी काट लिया हो 2-4 महीने का, 5वें महीने में वो संस्था ही बंद हो जाएगी। कोई बंद इसलिए नहीं करवाता है, उसको भी पता है कि यदि यह संस्था बंद हो गई तो 25,000 भी कोई नहीं देगा। उसके बाद कोर्ट तो पैसा देगा नहीं, कोर्ट न्याय दे सकता है। अंततः कहा जाता है कि वास्तव में सामाजिक आर्थिक न्याय को जमीन पर लाना बहुत कठिन है। एक रचना है हरिशंकर परसाई की, हिंदी साहित्य में, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कभी पढ़िएगा। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा भी होगा। बिहार बोर्ड में पहले 11वीं क्लास में चलता था, या 12वीं क्लास में। अब अलग अलग राज्य के बोर्ड्स में अलग अलग कक्षाओं में है। उसमें क्या लिखा है उन्होंने? बहुत बड़े व्यंग्यकार कवि हैं, लेखक भी हैं। लिखा है कि हर साल, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है, तो लिखा है कि हर साल स्वतंत्रता दिवस भींगता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है। समाजवाद गांव के टीले पर खड़ा है। ठीक है। और अलग अलग पार्टी वाले अरंगा लगा देते हैं, इसीलिए समाजवाद गांव तक नहीं आ रहा है। ठीक है। सरकार समाजवाद को गांव में लाने के लिए बेहाल है, लेकिन गांव से कोई ऐसा व्यक्ति ही बाहर नहीं निकलता जो समाजवाद को हाथ पकड़ के गांव का रास्ता दिखा सके, कि समाजवाद गांव तक आ सके। बात समझ लिया? गणतंत्र दिवस ठिठुरता है का क्या मतलब? ठंडा के मौसम में आता है ये मतलब नहीं है। ये मतलब है इसका कि भले ही भारत को रिपब्लिकन स्टेट घोषित कर दिया, वास्तव में रिपब्लिकन हो नहीं पा रहा है, कागज पर है। ठीक है। स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन वास्तव में व्यक्ति तक आजादी पहुंची नहीं है, वो भींग रहा है। तो शब्दों के जादू, मैजिक के माध्यम से इन्होंने इस सिद्धांत को दिखाया है। अभी पढ़िएगा, हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन, 5 टिक लगाइए, इसमें पूछा जाएगा।
ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, किसमें आएगा तीनों में से? ग्राम पंचायत किस में आ जाएगा? गांधीवाद में आ जाएगा। ये रहा गांधीवाद, इसमें 40 है। गांधी जी का सपना था कि भारत क्या है, जो कि गांवों का देश है, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत हो, स्थानीय स्वशासन हो यहाँ पर। तो उस सपने को पूरा किया गया। ठीक है, लिखिए आर्टिकल 41, 41, इसमें लिखिए कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में काम, वर्क, काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण हो सकता है वृद्धा पेंशन। मान लीजिए जो व्यक्ति वृद्ध है, काम करने की स्थिति में नहीं है, तो राज्य का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को पेंशन दे। और उसी के तहत बिहार में 1100 रुपया कर दिया गया है शायद। ठीक है, मैं सही हूं, शायद 1100 कर दिया गया है ना? तो यह इसी में आ जाएगा। मान लीजिए कि सोनू जैसा एक लड़का बिहार से निकलता है, मुख्यमंत्री के पास चला जाता है कि सर हमको पढ़ना है। तो क्या मुख्यमंत्री ने सही जवाब दिया, कहा कि राज्य में स्कूल खुला हुआ है, जाकर वहां पढ़िए। अलग बात है कि राजेश माहेश्वरी जैसे लोग लेकर चले गए और एलएन में एडमिशन करवा दिया, वह उनकी उदारता है। लेकिन सरकार ने तो स्कूल खोला ही हुआ है। अब उस बच्चे की समस्या क्या थी कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वो एक अलग चीज है, सरकार सुधार करेगी। तो सरकार ने बच्चों के लिए, अशक्तों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई है। शेल्टर होम्स बनाया है, रैन बसेरे बनाए हैं, अस्पताल बनवाया है। ये सब इसी में आता है। सरकार बाध्य नहीं है ऐसा करने के लिए, लेकिन यदि सरकार ऐसा करती है तो सरकार संविधान की आत्मा के करीब जा रही है। लिख दीजिए इसमें एक लाइन, लिखिए राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, बेरोजगारी, बुढ़ापा और निःशक्तता, निःशक्तता ग्रसित व्यक्ति की मदद कर सकता है, मदद कर सकता है, मदद कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनरेगा, जो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम है, वह यदि नीति निर्देशक तत्वों को टच करेगा तो किस आर्टिकल को टच करेगा? तो राइट टू वर्क के तहत 41 को टच करेगा कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको काम के अधिकार के तहत, कभी एनसीईआरटी को पढ़िएगा, क्लास 10वीं में मनरेगा की चर्चा है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2005 में लागू हुआ काम के अधिकार के तहत। तो इसी में ऐड कर लीजिए एक चीज, देखिए मनरेगा ब्रैकेट में राइट टू वर्क, इसी का उदाहरण है 2005। मनरेगा राइट टू वर्क, काम का अधिकार 2005 इसी का उदाहरण है। ठीक है, आर्टिकल 42, 42, आर्टिकल 42, इसमें लिख दीजिए काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा, तथा प्रसूति, प्रसूति सहायता का उपबंध शामिल है, प्रसूति सहायता का उपबंध शामिल है। क्या मतलब है इसका? इसका यह मतलब है कि काम का जो अधिकार है वो हर व्यक्ति के पास है,
और काम मानवोचित होना चाहिए। जैसे सरकारी विभागों में कार्य का जो आवर है वो 8 आवर्स फिक्स किया गया है, 8 घंटा फिक्स किया गया है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति को नौकरी में लगा दिया, उसको कहेंगे कि 16 घंटा काम करो। यदि वो ज्यादा काम करता है तो उसके बदले में उसकी व्यवस्था की गई है कि उसको अतिरिक्त पे मिलेगा उसके लिए, है ना, अतिरिक्त पे मिलेगा उसके लिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 8 घंटे की नौकरी है, किसी से 10 घंटा काम करवा लिया, 2 घंटे का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, और यह धमकी भी दिया बदले में कि तुम मेरे नौकर हो, काम तो करना ही पड़ेगा, काम चाहे 8 घंटे का हो या 10 घंटे का हो। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। खास करके रेलवे में देखेंगे, कई बार पायलट्स को अधिक लंबे समय तक ट्रेन ड्राइव करना पड़ता है, तो उनको क्या होता है, एक्स्ट्रा जो भी उनका सैलरी बनता है वो दिया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रसूति समझ रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को सहायता। नेक्स्ट, इसी में कुछ नोट्स लिख दीजिए, पूछा जाएगा। नोट में लिखिए कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948। पूछा जाएगा आपसे कब लाया गया था। 1948। कारखाना अधिनियम 1948। इसका संबंध किससे है? काम की मानवोचित दशा से है, न्याय संगत दशा से है। नेक्स्ट, उसके बाद प्रसूति अधिनियम 1961। प्रसूति अधिनियम 1961 की चर्चा हमने कल भी की थी। इसमें लिख दीजिए मातृत्व लाभ 28 सप्ताह का कर दिया गया है। मातृत्व लाभ 28 सप्ताह का कर दिया गया है। मतलब यदि कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो चाहे सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, 28 सप्ताह की छुट्टी उसका अधिकार है और वो ले सकती है। और ऐसा भी नहीं कि एक साथ ही लेना पड़ेगा, वो उसको टुकड़ों में ले सकती है, पीसेज में ले सकती है। जब तक बच्चा शायद 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक ले सकती है। ऐसे उपबंध हैं इसमें, इस दोनों को याद रखेंगे। देखिए आर्टिकल 43, 43, 43, इसमें लिखिए जीवन निर्वाह मजदूरी, जीवन निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास, कुटीर उद्योग का विकास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी काम के लिए न्यूनतम वेतन क्या हो सकता है, न्यूनतम वेज क्या हो सकता है, यह तय किया गया है इसमें। अब मान लीजिए कोई किसी को काम पर रखता है और जैसे सरकार का न्यूनतम वेज आज के समय में 300 रुपये पर डे का है, देने वाला व्यक्ति 200 रुपया देता है, तो जिस व्यक्ति के साथ यह प्रताड़ना हुई है वो कोर्ट जा सकता है और इस बात को मांग भी सकता है कोर्ट से। यह क्लियर अधिकार है। जैसे देखिएगा, सरकार की नौकरी में जो ग्रुप डी का लेवल होता है वो क्या है, न्यूनतम जीवन निर्वाह से जुड़ा हुआ है कि उससे कम वेतन किसी लेवल को नहीं मिल सकता। उसी तरह से प्राइवेट फर्म के लिए भी नियम बनाए गए हैं। इसको नोट में लिख दीजिए, इस पॉइंट को लिखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लाया गया था। 48 में लाया गया था, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें कुटीर उद्योग की चर्चा भी है कि नहीं है इसमें? कुटीर उद्योग मतलब कॉटेज, जिसको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। एक चीज ध्यान देंगे, 43 गांधीवाद में भी है और 43 समाजवाद में भी है, दोनों में है। गांधी जी भी क्या थे, चरखा से सूती वस्त्र बनाने के समर्थक थे, कुटीर उद्योग से जुड़ा हुआ है, खादी निर्माण के समर्थक थे। तो गांधीवाद भी है और समाजवाद भी है, दोनों है इसमें। कुछ उपबंध ऐसे हैं जो दोनों में लाई करेंगे, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला कौन सा होगा? 44। देखिए आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता।
समान नागरिक संहिता, कॉमन या यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, 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 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको दो पार्ट्स में बांट दीजिए। एक है क्रिमिनल और दूसरा है सिविल। क्रिमिनल और सिविल दो पार्ट्स हो जाएंगे इसके। क्रिमिनल को हिंदी में कहते हैं आपराधिक, आपराधिक। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड विधान की धारा जिसको कहते हैं, आईपीसी की धारा, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। और दूसरा साइड क्या है, सिविल यानी नागरिक, नागरिक। इसमें आ जाएगा विवाह, तलाक का मुद्दा, उत्तराधिकार, ये सब। ठीक है। अभी क्या है, मुसलमानों में विवाह के नियम अलग हैं, चार विवाह करने की अनुमति है। लेकिन हिंदुओं में क्या है, केवल एक विवाह कर सकते हैं, तलाक देने के बाद दूसरा विवाह कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो अभी अलग अलग धर्मों में क्या है, अलग अलग चीजों को मान्यता मिली हुई है। लेकिन जिस राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा तो फिर सबके लिए क्या होगा, एक विवाह कर सकते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। इसी बात का देश में विरोध हो रहा है। अब चूंकि हिंदुओं के साथ क्या है, वो पहले से एक में संतुष्ट है। अब राजा महाराजा बचे नहीं कि 15,000 विवाह करेंगे, संभव है अब, नहीं संभव है। लेकिन जो माइनॉरिटीज हैं उसमें ज्यादा है, तो वहां से विद्रोह हो रहा है इस चीज का। तो ध्यान रखिएगा, सरकारें इसीलिए लागू भी नहीं कर पा रही है। लागू कर देने पर वो वोट बैंक हाथ से कट जाएगा और वो बागी बन जाएंगे। लेकिन जिस राज्य में सरकार की स्थिति बेहद मजबूत है, सरकार को लगता है कि सही समय आ गया है लागू करने का, वहां यूसीसी लागू हो रहा है। अभी योगी जी ने भी कहा था कि हम भी लागू करेंगे, और वो क्या है, मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, लागू करवा भी सकते हैं। और जब लागू होगा तो उत्तर प्रदेश में दंगे छिड़ जाएंगे, फिर हिंदू मुस्लिम राइट भी हो सकता है उस समय, ऐसी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि एक वर्ग को क्या है, वो पहले से इस माहौल में ट्रेंड है, लागू होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पहले से यूसीसी में है। एक दूसरा वर्ग है जो नहीं है, तो वो आ सकता है, वो आ जाएगा, तो फिर वो निकलने की चेष्टा करेगा इससे, मुझे यह नहीं चाहिए, हम पहले वाले में अधिक खुश थे। वो क्या कहेगा कि हम पहले से माइनॉरिटी थे, अब दोबारा हमको बना रहा है माइनॉरिटी, अब हमारी आबादी नहीं बढ़ेगी, तो असंतुष्ट हो जाएगा इससे। तो इसी डर से केवल गोवा और उत्तराखंड में लागू हुआ है, कोई राज्य सरकार लागू करने का हिम्मत नहीं कर पा रहा है अभी आज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। एक तरफ ओवैसी जैसे लोग खड़े हो जाएंगे, फिर वो हल्ला करेंगे, कहेंगे कि मेरे रहते हैदराबाद में नहीं हो सकता है। फिर इधर से कहा जाएगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना दिया जाएगा। तो ये चलता रहता है, मेजोरिटी जीत जाती है लोकतंत्र में। आगे चलेंगे। तो ये आपने देख लिया, इसके दो पार्ट्स हैं, उत्तराधिकार भी इसी में है। इसमें एक नोट लिख दीजिए, यूसीसी, समान नागरिक संहिता, गोवा और उत्तराखंड में लागू है। धामी सरकार उत्तराखंड, समान नागरिक संहिता गोवा और उत्तराखंड में लागू है, बाकी राज्य सरकार अब तक विफल है। इसको भी लिख दीजिए, पूछेगा, बाकी राज्य सरकार अब तक विफल है। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 वाले में एक दो बातें छूट गई हैं, उसको लिखवा देते हैं नीचे, नोट में लिख लीजिए 43A। ये पूछा जाएगा, एबीसीडी वाला बहुत पूछता है। 43A, इसमें लिखिए उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी। अब जितना भी एबीसीडी है, क ख ग घ है, वो सब बाद में जुड़ा है, पहले नहीं था। कोई बताएंगे कि 43A कब जुड़ा, लिख दीजिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इंदिरा गांधी के समय, लिख दीजिए इसको।
ठीक है, इसको टिक भी कर लेंगे। 43A पूछा जाता है। 43A है किस में, कैसे पता चले? तो यहां एक बार देखिए, 43 किस में है? समाजवादी में है। 43 ख किस में है? गांधीवादी में है। 43 भी किस में है? गांधीवादी में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब लिखिए नोट में ही 43 ख या बी, बी सहकारी समितियों का, सहकारी समितियों का उन्नयन, सहकारी समितियों का उन्नयन, उन्नयन ब्रैकेट में 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से। सहकारी समिति बहुत अच्छी चीज है, जैसे सुधा डेयरी, अमूल, ये सब क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से चलते हैं। खूब लाभ मिलता है देश को इससे, जनता को भी लाभ मिलता है, रोजगार भी मिलता है, सरकार को राजस्व भी मिलता है। 2011 में 97 जो संशोधन हुआ था, इसके माध्यम से सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है। अब उसी में पॉइंट बना बना के लिख दीजिए वहीं पर। देखिए 97 संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब भाग की बात कर लीजिए। दोबारा लिख लीजिए, 97 संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है। अब दूसरी बात और महत्वपूर्ण है, कितने भाग हैं अभी वर्तमान में? 25। भाग 9 में एक पार्ट जोड़ा गया, भाग 9 ख, एक पार्ट जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। इसका सीधा संबंध सहकारी समितियों से है और इसमें आर्टिकल 243 यज से यन तक, तो लिख देता हूं 243 यज से 243 य न तक, पूरा का पूरा क्या है? सहकारी समिति का उल्लेख है। इसको भी लिख दीजिए उसमें। लिखिए, इसके तहत संविधान में नया भाग 9 ख जोड़ा गया। इसके तहत संविधान में नया पार्ट या नया भाग 9 ख जोड़ा गया, इंग्लिश में 9B जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 243 य ज से य न तक सहकारी समितियों का उल्लेख है, सहकारी समितियों का उल्लेख है। ठीक है, इसको जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 43 के दोनों उपबंध बहुत महत्वपूर्ण थे, 44 अति महत्वपूर्ण है। भारत में आने वाले समय में यूसीसी एक मांग है देश के लिए। जिस हिसाब से देश की आबादी ऊपर भाग रही है, सरकार के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, संसाधन समाप्त हो रहे हैं। अब लिखिए आर्टिकल 45 कोई बताएंगे कि किस में आता है? समाजवादी में, गांधीवादी में या उदारवादी में? ये आ जाएगा मेरे ख्याल से उदारवादी में। एक बार देख लीजिए, पिछल उदारवादी है ना? हाँ, वेरी गुड। एक बार यहां देख लिया जाए, 45 किस में है? उदारवादी में है ना? उदारवादी में क्यों है? कि शिक्षा राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है कि फ्री में दे या ना दे। यहां भारत में राज्य एक कदम आगे बढ़कर 6 से 14 एज ग्रुप के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है।
तो जाहिर सी बात है कि राज्य काफी उदार है, ठीक है, दयावान है यहां पर। 45 को लिख दीजिए तीर का चिन्ह देकर। शिशुओं शिशुओं की देखभाल तथा शिशुओं की देखभाल तथा तथा 6 से 14 आयु वर्ग के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। इसका ऑन है। अब बंद हो गया, देखिए तो एक बार। ठीक है, सही है। आगे चलते हैं। ये आपने अधिकार देख लिया। इस अधिकार को हमने 21 क में पढ़ा है। कोई बताइए कि 21 क तो बाद में बना होगा, क ख ग घ बाद में बनता है। किस संशोधन में ऐड किया गया था 21 क? लिखवा दिए हैं कई बार। वेरी गुड। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसको नोट में लिखिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से माध्यम से इसे आर्टिकल 21 क में जोड़ दिया गया है। ठीक है, याद रख लेंगे। अब संशोधनों को याद रखिए। 46 लिखिए, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 इसमें क्या है? इसमें SC ST और वंचित वर्गों के बारे में है। लिखिए, SC ST और दुर्बल वर्गों, SC ST और दुर्बल वर्गों वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और और शोषण एवं सामाजिक न्याय से उनकी रक्षा करना। शोषण एवं सामाजिक न्याय से उनकी रक्षा करना। ठीक है। आर्टिकल 47, डबल टिक लगाइए इसमें। 47 में बिहार सरकार इसको फॉलो कर रही है। आप लोग बताएंगे इसमें क्या फॉलो कर रही है लिखवाने के बाद। 47 तीर का चिन्ह। देखिए, पोषण पोषण कॉमा मद्य निषेध और लोक स्वास्थ्य। पोषण, मद्य निषेध और लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य। ठीक है। बिहार सरकार इसमें से क्या फॉलो कर रही है? नहीं, वो तो पूरा देश फॉलो कर रहा है। वो तो पूरा देश फॉलो कर रहा है 1995 के बाद से। बिहार सरकार इसमें से स्पेशल क्या कर रही है? वेरी गुड, मद्य निषेध। इसमें क्या हो रहा है? शराबबंदी है बिहार में। तो डीपीएसपी हर एक राज्य को यह गाइडलाइन देता है कि आप इसको फॉलो कीजिए। जिस राज्य को लगता है कि अभी हम गरीब हैं, शराब बेचने के बिना गुजारा नहीं चलने वाला है, तो वो बेच रहा है। बिहार क्या है, उससे उबर गया है अब। तो बिहार ने शपथ खा लिया कि भले थोड़ी गरीबी रहेगी, शराब नहीं बेचेंगे। अलग बात है कि शराब अन्य जगहों पर बिकता है, लेकिन कम से कम कानून तो बना हुआ है, लीगल तो नहीं है कम से कम। ये बहुत शानदार बात है। जो इलीगल है उस पर पुलिस कार्रवाई भी हो रही है। जहां पर पुलिस भ्रष्ट है, वहां शासन पुलिस को भी ठीक करने के प्रयास में लगी हुई है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, इसी में एक दो लाइन ऐड कर दीजिए। एक होता है आईसीडीएस, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। आईसीडीएस इसी का हिस्सा है। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड, पूछा भी जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास परियोजना, आपने सुना होगा। एक ऑफिसर होता है ब्लॉक में, सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, उसके जिम्मे यह सब होता है। आईसीडीएस चलाते हैं वो लोग। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं। इसमें तीर का चिन्ह दे के लिखेंगे 1975, 1975, 1975। ठीक है, इसके बाद एक और लिख दीजिए इसमें, क्योंकि तीन चीजें हैं, एक इसमें पोषण भी है। अब एमडीएम की शुरुआत कब हुई? 1995 से हुई थी। एक लिख दीजिए एमडीएम 1995, एमडीएम 1995। और एक एमडीएम का नया नाम क्या है? पीएम पोषण योजना। उसमें लिख दीजिएगा नया नाम, पीएम पोषण योजना, सितंबर 2021, नाम बदल गया है उसका, पीएम पोषण योजना। हाँ, एमडीएम का, मिड डे मील का नाम चेंज हो गया है। पहले था मिड डे मील स्कीम, अब हो गया है पीएम पोषण योजना। उसमें जो पोषण शब्द है, पोषण शब्द का फुल फॉर्म है उसमें, ऑफिशियल फुल फॉर्म है उसका, उसको भी ध्यान में रखना है, बहुत बड़ा है, आप लोग सर्च करके लाएंगे। पोषण शब्द सिर्फ पोषण वाला नहीं है, वो पोषण सुनने में सुंदर लगता है इसलिए पोषण की तरह उसको डिजाइन किया गया। पी से अलग मतलब है, ओ से अलग है, एस से अलग है, एच से अलग है, ए और एन से अलग है। आगे चलते हैं, अगला लिखेंगे आर्टिकल 48, कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण। कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण क्या मतलब है इसका? गाय और दुधारू पशु इत्यादि को क्या करना? उन्नत बनाना, अधिक दुधारू बनाना, अधिक मांस की प्राप्ति करना, अधिक दूध की प्राप्ति करना, इस दिशा में सरकार प्रयास करेगी, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी का एक हिस्सा है 48A, 48A, पर्यावरण संरक्षण पर बल प्लस वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास। पर्यावरण संरक्षण पर बल प्लस वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास। कोई बताइए किस संशोधन में यह ऐड हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, इंदिरा गांधी। उसको मिनी संविधान कहा जाता है। कभी लिखवाए लिखवाए भी थे शायद, या नहीं याद नहीं है मुझे, लिखवा भी दिए होंगे। 42वें संशोधन को छोटा संविधान ही कहा जाता है, इतने बदलाव हो गए उसमें। 3 शब्द प्रस्तावना में है, ढेर सारी एक्ट्स उसके बाद ऐड हुए, तो कुछ ना याद रहे तो 42वां को टिक किया जा सकता है परीक्षा में। वह आधे संशोधनों का उत्तर है अकेला। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण प्लस वन्य जीव। 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य करेगी। राज्य मतलब भारत। राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य करेगी। इसमें 10 टिक लगा सकते हैं 49 में। जब जब परीक्षा देंगे ये टकराएगा। 49, 50, 51। ठीक है, 50 लिखिए। इसके बाद 50, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। ठीक है, 51, 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
को सरकार बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सरकार बढ़ावा देगी। मतलब यह है कि भारत सरकार कभी भी आगे से झगड़ा नहीं करेगी, और आगे से कोई झगड़ा भी करेगा तो एक बार उसका चरण पकड़ के माफी मांग लेगी कि आप चले जाइए। नहीं जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा, हथियारों का प्रयोग की बात की जाएगी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता है, पंचशील। इसमें लिख दीजिए पंचशील समझौता 1954 भारत चीन के बीच। पंचशील समझौता 1954 भारत चीन के बीच। बांडुंग समझौता, बांडुंग 1955 भारत चीन के बीच। भारत और चीन के बीच बांडुंग, ठीक है, भारत चीन के बीच। क्लियर है? आगे लिखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961। एक और लिखिए दक्षेस, अंग्रेजी में सार्क कहते हैं इसको, दक्षिण एशिया देशों का संगठन है सार्क। दक्षेस 1985 स्थापना, मुख्यालय काठमांडू नेपाल। दक्षेस पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहां है। ठीक है, आगे चलते हैं। 51 तक हो गया, तो 36 से 51 के जो उपबंध हैं उन उपबंधों को आपने देख लिया है। ठीक है, अब लिखिए अन्य बातें या बूस्टर फैक्ट्स हेडिंग में 4-5 बातें लिख के रख लीजिए उसमें। इसमें लिखिए अनुच्छेद 355 कौमा 350 क, अनुच्छेद 355, 350 क और 351। 351 संविधान के अन्य भागों में नीति निर्देशक तत्व की भांति मौजूद है। नीति निर्देशक तत्व की भांति मौजूद है, मौजूद है। ठीक है, आगे लिखिए गांधीवादी तत्व, तीर का चिन्ह, गांधीवादी तत्व तीर का चिन्ह। उसमें लिखिए आर्टिकल 40, रट जाना है इसको। आर्टिकल 40, 43, 43, 43, 43 ख, ख 46, 45, 48, 46, 47, 48 दोबारा लिखवा दिए हैं। कल फिर पूछेंगे, कल तो छुट्टी रहेगी, कल स्वाधीनता दिवस है, कल कक्षा नहीं चलेगी, कल क्लास को ऑफ रखेंगे, परसों पूछेंगे आप लोगों से, पूरा याद हो जाना चाहिए। उसके बाद लिखिए समाजवादी उपबंध, समाजवादी उपबंध देख कर लिख लीजिए यहां से 38, 39, 39 का, 41, 42, 43 और 47। समाजवादी। तीसरा उदारवादी 44, 45, 48, 49, 50, 51 और 48 का। हनुमान चालीसा की तरह इसको रट जाइए, बहुत काम आएगा। जब इससे क्वेश्चन आता है तो कई बार अभ्यर्थी असमंजस में होते हैं कि क्या टिक करें, याद रहेगा, हूबहू 1 नंबर यहां से आ जाएगा। इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब डीपीएसपी के बारे में कई कथन हैं, क्योंकि मूल अधिकार के बारे में तो यह क्लियर है, यदि राज्य उसको लागू नहीं करता है तो जनता कोर्ट चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी है मूल अधिकारों पर,
हाई कोर्ट की दृष्टि बनी हुई है मूल अधिकारों पर। लेकिन डीपीएसपी के मामले में ऐसा नहीं है, यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इस पर क्या है, लोगों ने अपने आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की है इस पर। अगला पॉइंट लिखिए, केटी शाह के शब्दों में। केटी शाह के शब्दों में, केटी शाह के शब्दों में डीपीएसपी डीपीएसपी एक ऐसे चेक की तरह है, डीपीएसपी एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या मतलब हुआ कि बैंक के पास पैसा रहेगा तो देगा, नहीं रहेगा तो बोल देगा 1 साल के बाद आइए। अभी बैंक के पास पैसा नहीं है, मतलब राज्य सरकार के मूड पर है। यदि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बहुत सारे प्रावधान लागू कर देगा, नहीं है तो बाद में करेगा। देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के शब्दों में, नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के शब्दों में, बी आर अंबेडकर के शब्दों में डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। ठीक है। ऑस्टिन के शब्दों में, यह सामाजिक क्रांति लाने में सहायक है। ऑस्टिन के शब्दों में, यह सामाजिक क्रांति लाने में सहायक है। ठीक है। मिनर्वा मिल्स का मामला पढ़ाए थे कि नहीं, याद होगा सबको। इसमें अगला पॉइंट लिखिए, मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया, मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन, मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन, संतुलन राज्य, राज्य को काट दीजिएगा, संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा है। ठीक है। क्लियर कर दिया गया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच बैलेंस करके राज्य को चलना पड़ेगा, यही संविधान का मूल ढांचा है। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि भाग 4 क, भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के माध्यम से के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आलोक में, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आलोक में, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आलोक में, आलोक में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जबकि
जबकि 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, क्या है इसमें? वही 6 से 14, याद रखना हो तो लिख दीजिए वहां पर। 6 to 14 शिक्षा, जो हम बार बार पढ़ते रहे। 45 में भी पढ़ा था आर्टिकल 45, 21 क में भी पढ़ा था उसको, और मूल कर्तव्य में भी पढ़ लिया उसको। 3 जगह है संविधान में। कभी पूछेगा कि 6 to 14 कहां पर है? 21 क में, 45 में और 11वें मूल कर्तव्य में। यानी भाग 3 में भी है, भाग 4 में भी है। भाग 3 में कहां पर है? 21 क में है। भाग 4 में 2 जगह है, एक आर्टिकल 45 में है और भाग 4 का 51 ग के 11 नंबर पर है। उसको याद रखना है। ठीक है, कुछ विशेष बातों को देखते हुए चलते हैं। एक सेट बना के चलेंगे आज, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, और कुछ ऐसी बातें जो डिस्कस के लायक है उसको जरूर देखा जाना चाहिए। ठीक है, शुरुआत किया जाए। हम समझेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसको भी आप लोग लिख लेंगे पूरा। कल छुट्टी रहेगा तो आप जहां भी भाग लेते हो, स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद समय बचेगा ही बचेगा, इसमें निश्चित तौर पर लिख लेंगे। जो मूल अधिकार है वह व्यक्ति को क्यों मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध समग्र विकास के लिए मिलते हैं। हमने 2 दिन क्लास पहले इसको लिखा था। और डीपीएसपी क्यों दिया जाता है? कि राज्य के लिए टॉर्च है, इस टॉर्च की रोशनी में देखो कि काम कैसे करना है, इसलिए दिया जाता है। तो क्या फर्क है दोनों में? तो सबसे पहले मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। पहला अंतर है। आयरलैंड वालों ने कहां से लिया था? स्पेन से लिया था। ठीक है, वेरी गुड। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच है। इसका भाग 4 में 36 से 51 के बीच है। कौन फोन कर रहा है भाई? बाद में देखा जाएगा। आगे चलते हैं। इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। किसको? मूल अधिकार को। यह वाद के योग्य है। कोर्ट में जा सकते हैं ना, आर्टिकल 32 और 226 में। इसको लागू करवाने का पावर न्यायालय के पास नहीं है। इसको ध्यान रखना है, ये बेसिक फर्क है। मूल अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं, यह समाज की भलाई के लिए है। इसके पीछे कानूनी मान्यता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ठीक है, ये सरकार के महत्व को घटाते हैं, ये सरकार के कर्तव्यों को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये अधिकार नागरिक को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसमें क्या है? डीपीएसपी सरकार के पास ज्यो ज्यो पैसा आएगा त्यों त्यों लागू करेगी, नहीं रहेगा तो छोड़ भी देगी। अंतर है दोनों में। उसके बाद अगला क्या है? इनका लागू होना मुख्यतः व्यक्ति की सजगता और जागरूकता पर डिपेंड करता है। किसान होगा तो उसको मूल अधिकार से वंचित कोई करा देगा। ज्ञानी नहीं होगा कि 32 क्या होता है, पढ़ा होगा तभी ज्ञान होगा। इसमें क्या है? इसमें राज्य लागू करता है तो लगभग लाभ सबको मिल जाता है। इसका बेसिक फर्क है। आपको बताया था मैंने कि जब आर्टिकल 352 लगता है, राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात के समय क्या होता है? 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं। याद रहेगा, जीवन का अधिकार और दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, 2 अधिकार जीवित बचता है, बाकी सारे अधिकारों को विलोपित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। इसमें लिखा भी हुआ है। लेकिन ये सामान्य और आपात दोनों स्थिति में बने रहेंगे। जनता का कल्याण की बात है, हर स्थिति में बना रहेगा। आपात भी क्यों लगाया जाता है? जन कल्याण के लिए ही लगता है। अब इसमें क्या है, संबंध वगैरह है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। मुख्य बातों को मैं बता देता हूं। बिहार के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 के बाद बिहार में जो डीपीएसपी को लेकर प्रयास किया गया, क्योंकि आपको पता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल से इसको राज्य में लागू करती है। तो बिहार ने इसमें क्या काम किया? तो यहां पर देखिए, अनुच्छेद 38 और 39 सामाजिक और आर्थिक न्याय के आधार पर भूमि सुधार, हरित क्रांति, जमींदारी उन्मूलन,
जमींदारी हट गया कि नहीं बिहार में? हट गया अंग्रेजों का जमींदारी। अब जमींदारी नहीं है बिहार में, याद रखिएगा। इसके बाद भू सुधार आंदोलन 1950, भूदान अधिनियम 1954, जिसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है उसको दान दिया जाना। राज्य में चकबंदी की बात कही गई 1956, हदबंदी की बात कही गई यानी सीमांकन 1966। ये जमीनों के मामले में जितने काम हुए, और आज जो सर्वे चल रहा है बिहार में, करेंट सर्वे ऑफ बिहार चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी, भू सर्वे, ये सब का सब क्या है? डीपीएसपी का हिस्सा है। चीजों को आसान बनाने की कोशिश हो रही है। नक्शों को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है, खतियानों को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। कोई व्यक्ति नाम से या जमाबंदी नंबर से खाता भी देख सकता है अपना। तो ये सब प्रयास डीपीएसपी का ही हिस्सा होता है, सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल होता है। आगे, आर्टिकल 40 गांधी जी से प्रभावित है। इसमें ग्राम पंचायत की चर्चा है। तो बिहार में पंचायती राज है, गांव में मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, वार्ड मेंबर होता है, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होता है, उसका एक अध्यक्ष भी होता है, प्रमुख कहते हैं उसको। तो ये सब क्या है? ये सब डीपीएसपी की देन है। डीपीएसपी ना होता तो फिर क्या होता? सीधे विधानसभा लोकसभा होता, कलेक्टर के माध्यम से जिले को चला लिया जाता। लेकिन अब कलेक्टर गौण भूमिका में है, जनप्रतिनिधि मुख्य भूमिका में है। पावर किसके पास है? पावर जनप्रतिनिधियों के पास है। कलेक्टर तो एक क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है बस, ठीक है। आगे चलते हैं। 41 का अनुसरण करते हुए बिहार में वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है, अभी भी बढ़ा है, 1100 हुआ। दुर्घटना में मुआवजा मिलता है। मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष है, विकलांग सशक्तिकरण कोष है, भिक्षा वृत्ति को समाप्त करना है, बालिकाओं को साइकिल और पोशाक देना है, फर्स्ट डिवीजन पर पैसा देना है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब सामाजिक आर्थिक न्याय है। ये सब सीधे सीधे डीपीएसपी से प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। आर्टिकल 42 के निर्देश के अनुसार बिहार में प्रसूति हित लाभ अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948 सब लागू है। ध्यान रखिएगा, जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस, जयप्रभा किसके नाम पर? जयप्रकाश और उनकी पत्नी प्रभावती के नाम पर यह चलाया जाता है। जिन महिलाओं को बच्चों को जन्म देना है उनको यहाँ सहायता मिलती है। आर्टिकल 45 के बेस पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू है बिहार में। 48 के तहत कृषि, पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, सब पर बिहार सरकार काम कर रही है। एक योजना है बिहार में, क्या है वो? कौन सा हरियाली योजना है? नल जल हरियाली है उसका नाम, जन जीवन हरियाली है, वेरी गुड। वो योजना चल रही है, तालाबों का उद्धार चल रहा है, मखाने की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो करंट रिलेवेंस में यदि देखेंगे तो सारी योजनाएं हैं इसमें। नदियों का, तालाबों का उन्मूलन, वनों का उन्मूलन नहीं मतलब उद्धार, वनों का उद्धार, पुनः स्थापना, इस सब में जो डीपीएसपी है उससे प्रभावित होकर ये बिहार में लागू है। तो सरकार आगे चलकर आप देखेंगे अपने एजेंडे में इसको रखती है। कहा जाए सारी योजना आ जाएगी, पर्यावरण और वन्य जीव सब कुछ आ जाएगा। अभी देखा होगा पशुओं के कान में क्या किया गया है? एक वो लटका दिया गया है पहचान, ठीक है। तो ये सब उसी का, वो इसी से प्रभावित है। आगे चलते हैं, कुछ बातों को अब फिर यहां देख लेते हैं। भाग 4 में क्या क्या है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय है, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 51 में सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सद्भाव के लिए प्रयास करेगी। इस सबको एक साथ यहां पर दिखाया गया है। अंबेडकर ने इसको क्या कहा? आर्थिक उद्धार कहा राज्यों के लिए, आर्थिक न्याय कहा इसको, ठीक है। अनोखी विशेषता बताया, आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत है। 39 घ में क्या है? पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य का समान वेतन का प्रावधान। 44 में समान नागरिक संहिता। 46 में क्या है? एससी, एसटी और दुर्बल वर्गों का उद्धार है, ठीक है। 48 क में क्या है? पर्यावरण का संवर्धन है, वन का संवर्धन है, ठीक है। एक ऐसा चेक जो बैंक अपनी सुविधानुसार दे सकता है। केटी शाह ने यह बात कही थी, सबसे पहले लिखवा दिए हैं, इसलिए लिखवा दिए कि वो पूछता रहता है क्वेश्चन वहां से। नेक्स्ट, 42वें संशोधन 76 के माध्यम से आपको याद होगा कि मूल अधिकारों के क्षेत्र में इसको वरीयता मिली है। और 43 में कर्मकारों के लिए क्या है? जीवन निर्वाह की मजदूरी का प्रावधान है। इस सबको यदि एक बार देख लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, इस सबको महत्वपूर्ण है, सारे पॉइंट नोट कर लीजिए कल की छुट्टी में। तो आप इस चैप्टर पर मास्टरी पा जाएंगे, और इस चैप्टर से किसी भी स्तर का कैसा भी प्रश्न हो आप जवाब देने की स्थिति में होंगे। 10-12 क्वेश्चन आंसर को भी देख लेना चाहिए इसमें, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
इसमें टोटल 11 प्रश्न उत्तर हैं। शुरू किया जाए। पहला, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन से सूचीबद्ध हैं? सोच के बताइए आप लोग, कौन सा है? भाग 4 समझ गए ना? 36 से 51 में क्या क्या है, यही पूछ रहा है इनमें से, यही क्वेश्चन है। कौन बताएंगे जल्दी? इसमें से बताइए, ये विकल्प है, यहां है इसका विकल्प। इसमें से कौन सा होगा? इसमें तो कई में एक है। कोई भी सोच समझ कर। वेरी गुड, एक और दो। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन आज ही हमने पढ़ा है। समान नागरिक संहिता 44 में आज ही पढ़ा है। दोनों है कि नहीं है? दोनों है। लेकिन कहीं भी 36 से 51 में छोटा परिवार नहीं पढ़ा। कहीं भी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा हमने नहीं पढ़ी। ये दोनों यहां नहीं पढ़ा। तो केवल क्या होगा? एक और दो हो जाएगा। एक और दो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, सेकंड, राज्य के डीपीएसपी किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पढ़िए इसको, कैसे भिन्न है। अब देखिए, पकड़ा गया उत्तर सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, कोर्ट लागू नहीं करवा सकता है। जबकि अधिकार क्या है? मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, आर्टिकल 32 और 226 में। क्लियर उत्तर है इसका। तीसरा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार? 40 हो जाएगा। 40 का संबंध किससे है? गांधीवाद से है। ठीक है। चौथा का उत्तर दीजिए, कल्याणकारी राज्य की चर्चा किस में है? वेरी गुड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। पांचवा क्वेश्चन, राज्य की नीति तत्वों की चर्चा किस भाग में है? 4 में है। वेरी गुड। छठा को देखिए, 5 का सी हो गया। छठा को देखिए, वेरी गुड, 36 से 51 में है। सातवां को देखिए, कौन सा सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत है इसमें से? सोच के बताएंगे तो दिख जाएगा आपको, इसमें आराम से दिख जाएगा। सात में ग्राम पंचायत क्यों नहीं दिख रहा है किसी को? कि गांधी जी ने कहा था। बी होगा कि नहीं होगा? आर्टिकल 40 सीधा हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है। आठवां को देखिए, आठवां का जवाब दीजिए। इसमें मैच करने के लिए कहता है। देखिए, 40 में क्या है? ग्राम पंचायत है। ठीक है। 44 में क्या है? यूसीसी है। 48 में क्या है? और 41 में क्या है? ये कौन बताएंगे? दो तो बहुत आसान था। और क्या क्या होगा? एक बार इस ऑप्शन में से बता दीजिए। ए, वेरी गुड, वेरी गुड। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत है। 41 में क्या है? काम पाने का अधिकार है। 44 में यूसीसी है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है, यानी आधुनिकीकरण है। अभी बताया था कि उन्नत दुधारू पशुओं का विकास किया जाएगा, कृषि को और अधिक हाइब्रिड बनाया जाएगा ताकि अधिक उपज हो सके। 9 में आइए, कौन सा राज्य की नीति तत्वों में सम्मिलित नहीं है? अब इसमें से बताइए कौन सा नहीं है। वेरी गुड, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें कहीं नहीं पढ़े हम। हमने पढ़ा मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान काम समान वेतन, सब आ गया। 10 को देखिए, 10 क्या होगा? मौलिक अधिकार और डीपीएसपी क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। मिनर्वा मिल्स में ये बात कही गई थी। 11 में क्या है? 11 को बताइए, किस अनुच्छेद द्वारा एससी एसटी और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों? 46 में है कि नहीं है? 46 में रक्षा की गई है, अभी लिखवाए थे। इसको देख लीजिएगा।
इस प्रकार यह अध्याय आज समाप्त हो गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बचता है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य तक यदि पढ़ लिया तो 6 नंबर रिजर्व हो गए संविधान में। कहीं किसी परीक्षा में बैठिएगा 10 क्वेश्चन में से 6 यहीं से आएगा, इतने में से ही आ जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा के समाप्ति की घोषणा करता हूं। अगली कक्षा 16 तारीख से होगी, समय यही रहेगा। आपका कार्य होगा कि इस सारे पॉइंट को आप नोट कर लें जो आज मैंने बाद में दिया है, और मूल कर्तव्य को अपने लेवल से थोड़ा पढ़ के आ जाइए, अधिक अच्छा रहेगा। शुभ रात्रि।